जर्नल एंट्रीज के बारे में बताया था। कुछ 2-3 मैंने आपको कुछ सामान्य एंट्रीज बताई थी कि उनकी हम एंट्रीज कैसे करते हैं। मैंने पहले बता दिया था जर्नल जिस पुस्तक में हम लेखा करते हैं सबसे पहले उसको हम जर्नल बोलते हैं। जर्नल में लिखने को हम बोलते हैं एंट्रीज, यानी कि प्रविष्टि करना, इसलिए हम इसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है। अच्छा, मैंने इसमें जो बताया था फिर उसको याद रखना है कि इसमें कोई भी लेन देन नकद है या उधार है, मालूम कैसे चलेगा? अगर किसी ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति या संस्था का नाम दे रखा है तो वो लेन देन उधार माना जाता है। कैश दे रखा है, उधार दे रखा है, जब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा लिखा हुआ नहीं है और फिर व्यक्ति या संस्था का नाम दे रखा है तो वो लेन देन उधार माना जाता है। दूसरे, ऐसा ट्रांजैक्शन करने वाला किसने किया है? माल खरीदा, माल बेचा, भुगतान किया, लिया, ये सब करने वाला व्यापारी होता है। तो आप एंट्री कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने खाते तैयार कर रहे हो, खुद को एक व्यापारी मान लो और खुद को व्यापारी मान करके इसमें एंट्री करनी है। और मैंने ये भी बताया था कि व्यापारी अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखता है, चाहे उसने कोई सा भी ट्रांजैक्शन किया हो, चाहे माल खरीदा हो चाहे माल बेचा हो, वो केवल दूसरे पक्षकार का ही नाम लिखता है, अपने खुद का नाम कभी भी नहीं लिखता है। इसलिए माल खरीदा, जिसे प्रश्न में देखा माल खरीदा, इसका मतलब हमने खरीदा है, तो दूसरा पक्षकार खरीदा है तो उस माल को देने वाला कौन है उसका नाम आएगा। हमारे पास माल आ रहा है उसका नाम आएगा, हमारा नाम नहीं आएगा। हमने माल बेचा है तो भी हमारा नाम नहीं आएगा। तो व्यापार हम काम कर रहे हैं, हमारा नाम नहीं आएगा, इसलिए उसका ध्यान रखना है। अब देखो इसमें कुछ एंट्रीज मैं आपको और बता रहा हूँ। जैसे प्रश्न में दे रखा है फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फर्नीचर खरीदा 13,000 रुपए का, मान लो ये दे रखा है। अब देखो इसमें फर्नीचर खरीदा है 13,000 रुपए का, तो सबसे पहले तो इस फर्नीचर किसने खरीदा है? हमने खरीदा है। सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है हमने खरीदा है और उस फर्नीचर को देने वाला कोई दूसरा है, लेकिन उसका नाम नहीं दे रखा है। अब देखो इसमें ये तो हमने देख लिया, हमने फर्नीचर खरीदा, लेकिन नकद खरीदा है या उधार खरीदा है इसके बारे में प्रश्न में नहीं है। तो मैंने एक पहचान बताई थी कि जिस ट्रांजैक्शन में व्यक्ति या संस्था का नाम होता है वो लेन देन उधार होता है, लेकिन इसमें तो व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं दे रखा है। इसमें व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं दे रखा है तो इसका मतलब है कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है। इसका मतलब हमने जो फर्नीचर खरीदा 13,000 रुपये का वो नकद में खरीदा है, और नकद में खरीदा है तो उसमें व्यक्ति और संस्था का नाम नहीं होता है। तो अब देखो इसमें हमने अब ये भी देख लिया कि हमने फर्नीचर खरीदा है और नकद में खरीदा है, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन में हमारे को ये देखना है कि इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। देखो फर्नीचर किस में आता है? वस्तु है फर्नीचर, तो कौन से खाते में आता है? ये वस्तुगत खाते में, ये वस्तुगत खाते में आता है। और इसमें रोकड़ भी है, कैश, कैश भी अपने आप में एक वस्तु है, तो जो कैश है वो भी किस में आता है? वस्तुगत खाते में आता है। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में केवल एक ही खाता प्रभावित हो रहा है, वस्तुगत। वस्तुगत खाता प्रभावित हो रहा है तो हम जो रूल अप्लाई करेंगे, नियम लागू करेंगे, वो भी केवल वस्तुगत खाते का लागू करेंगे। और वस्तुगत खाते का जो नियम है मैंने क्या बताया था, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। देखो हमने फर्नीचर खरीदा है, क्या आ रहा है हमारे पास? फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, क्या जा रहा है? कैश, क्योंकि नकद में खरीदा है तो कैश हमारे पास से जा रहा है। तो इसी के अनुसार हम नियम है लागू कर देंगे। जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर का नाम आ जाएगा, परचेज नहीं लिखेंगे क्योंकि माल नहीं है। अगर होता माल खरीदा तो हम परचेज लिखते। तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डीआर। अकाउंट पूरा भी लिख सकते हैं लेकिन अधिकतर हम शॉर्ट में लिखते हैं, ये ओब्लिक सी करके इस प्रकार से आ जाएगा। डीआर पूरा डेबिट नहीं लिखते, डीआर लिखते हैं। और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, क्या जा रहा है? कैश। जिस खाते को हम क्रेडिट करते हैं उससे पहले हम टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट। आगे हम क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें पैसा कितना है? 13,000, तो फर्नीचर डेबिट साइड में भी कितना आ जाएगा? 13,000 रुपये, और क्रेडिट साइड में भी कितना आ जाएगा? 13,000, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट दोनों में 13,000 रुपये।
अब इसके बाद में इसका आता है नरेशन, यानी कि इसकी डिटेल। हमने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, नकद में फर्नीचर खरीदा। बस जो लाइन है उसको ऐसे कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, ये नरेशन कहलाता है, ये इसकी डिटेल कहलाती है। क्या है, कौन सी डेट को हमने खरीदा है, वो डेट प्रश्न में दी भी होगी। जैसे इसमें दे रखा है, मान लो कि 5 अगस्त, तो इसमें लिख देंगे 5 अगस्त 2020, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब देखो यही जो ट्रांजैक्शन है, अगर इसमें थोड़ा सा चेंज होता, जैसे इसमें मान लो कि ये होता, अगर मोहन से फर्नीचर खरीदा, ठीक है, 12,000 रुपए का, मान लो ये दे रखा है। तो अब देखो इसमें ये तो निश्चित है कि फर्नीचर हमने खरीदा है, इसमें भी उसमें भी यही था। लेकिन इसमें देखो नकद है या उधार है, तो इसमें पहचान मैंने क्या बताई थी, व्यक्ति का नाम दे रखा है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में व्यक्ति या संस्था का नाम आता है तो वो लेन देन उधार माना जाता है। तो इसमें मोहन का नाम दे रखा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन उधार में हुआ है। हमने मोहन से माल खरीदा है, मोहन से फर्नीचर खरीदा है, और वो भी उधार खरीदा है। उधार में न तो कैश आता है न कैश जाता है। तो फर्नीचर की कीमत तो 12,000 है, लेकिन इसमें कैश नहीं है। जब कैश नहीं है तो इसको हम किसी खाते में शामिल नहीं करेंगे। तो अब इसमें देखो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले देखो मोहन, मोहन है वो किस में आता है, आपके व्यक्तिगत खाते में। और फर्नीचर जो है ये किस में आता है, वस्तुगत खाते में, ठीक है। तो इसमें देखो आपके दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। जब दोनों खाते प्रभावित हो रहे थे, दोनों के नियम लागू हो जाएंगे। कैश तो इसमें है ही नहीं, फर्नीचर की कीमत है 12,000, लेकिन इसमें कैश नहीं है, क्योंकि उधार खरीदा है तो कैश नहीं जा रहा है इसमें। तो किसी भी खाते का जो नियम है पहले लागू कर सकते हैं। व्यक्ति, जैसे अब इसमें मान लो कि ये फर्नीचर है, हमने मान लो कि 6 अगस्त को खरीदा है, तो इसमें लिख देंगे 6 अगस्त, ठीक है। व्यक्तिगत खाते का नियम है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। देखो फर्नीचर किसने खरीदा है, हमने खरीदा है, तो पाने वाले तो हमें। तो मैंने शुरू में बताया था कि व्यापारी अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखता है, तो हमारा नाम नहीं आएगा। तो पाने वाले को डेबिट करो, यानी कि हम डेबिट इसमें किसी को नहीं करेंगे। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है, मोहन, क्योंकि फर्नीचर हमने खरीदा है, तो देने वाला कौन है, मोहन। तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, मोहन को। तो जिस खाते को हम क्रेडिट करते हैं उससे पहले हम क्या लिखते हैं, टू। तो मोहन को हम क्या कर देंगे, इसमें क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। वैसे हम क्रेडिट को बाद में लिखना चाहिए, क्योंकि पहले डेबिट किसको कर रहे हैं वही होना चाहिए। तो व्यक्तिगत खाता तो कंप्लीट हो गया। अब देखो वस्तुगत खाता। वस्तुगत खाते का नियम क्या है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। देखो क्या आ रहा है हमारे पास, फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आ रहा है हमारे पास, तो हम डेबिट किसको कर देंगे, फर्नीचर को कर देंगे। और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट, जा तो कुछ नहीं रहा है क्योंकि उधार खरीदा है। नकद खरीदा होता तो हमारे पास से क्या जाता, कैश, इसलिए केवल फर्नीचर आ रहा है, जा कुछ नहीं रहा है। तो ये इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट दिया टू मोहन अकाउंट। अमाउंट इसका 12,000 है, तो डेबिट साइड में आपके 12,000 आ जाएगा और 12,000 ही आपके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसका नरेशन, नरेशन वही है, जो लाइन है वो उसी को लिखना है हमारे को, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम मोहन। ठीक है, ये आपके एंट्री हो जाएगी। देखो अब एक ट्रांजैक्शन है 8 अगस्त को, किराया चुकाया। जैसे मान लो कि आप जैसे व्यापारी हो और आप जिस स्थान पर व्यवसाय कर रहे हो वो दुकान आपने किराए पर ले रखी है, रेंट पर ले रखी है, तो इसका मतलब है दुकान का आपको किराया देना पड़ेगा। जो भी निर्धारित समय, उस समय पर आपको दुकान का किराया देना पड़ेगा।
आपने दुकान का किराया चुकाया है, ठीक है। तो किराया चुकाया, मैंने ये बताया था, किसने चुकाया? हमने चुकाया। चुकाने वाले का उसका नाम नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो, चुकाने पर इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि नकद है या उधार है, क्योंकि इसमें तो क्लियर दे रखा है किराया चुकाया, तो इसमें उधार नहीं होता है, सारा नकद ही होता है। भुगतान करने का नाम दे रखा है तो उसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती। अब किराया हमने कितना चुकाया है, जैसे इसमें दे रखा है 6,000 रुपये मान लो। तो अब इसमें देखो कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, ये देखो। सबसे पहले तो देखो किराया चुकाया। किराया चुकाया ये जो है आपके कौन से खाते में आता है? अवास्तविक खाते में, नॉमिनल अकाउंट। मैंने पहले बताया था कि आपने ब्याज चुकाया, मजदूरी चुकाई, किराया चुकाया, खर्चा हो गया। ऐसे अगर हमने प्राप्त किया है, ब्याज प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, तो हमारे लिए आय हो गई। तो आय और व्यय से संबंधित जो लेन देन होते हैं वो कौन से खाते में आते हैं? अवास्तविक खाते में। इसका मतलब है किराया चुकाया कौन से खाते में आता है? अवास्तविक खाते में आता है। और चुकाने पर कैश भी है इसमें, और ये कैश जो है ये किस में आता है? आपके वस्तुगत खाते में। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, अवास्तविक और वस्तुगत खाते। जब दोनों खाते प्रभावित हो रहे तो दोनों के नियम लागू हो जाएंगे। मैंने एक चीज बताई थी, व्यापारी अपना खुद का नाम नहीं लिखता है, दूसरे पक्षकार का ही लिखता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो अवास्तविक खाते का नियम। तो इसमें जो डेट है आपके वो दे रखी है 8 अगस्त। अवास्तविक खाते का नियम है, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट कर दिया। तो खर्चा है, किराया चुकाया, खर्चा है, तो हम खर्चे को इसमें क्या करेंगे? डेबिट। और खर्चे का नाम क्या है? किराए को क्या बोलते हैं? रेंट। तो हम डेबिट हम किसको कर देंगे? रेंट को। तो रेंट अकाउंट दिया। एक ही चीज होती है, या तो आय होती है या व्यय होता है, इसलिए हमने अवास्तविक खाता तो कंप्लीट हो गया क्योंकि व्यय है इसमें, तो एक को हम डेबिट कर दिया। अब देखो वस्तुगत खाते का नियम, जो कैश है इसमें 6,000 रुपये। वस्तुगत खाते का नियम क्या है? जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। आ तो कुछ नहीं रहा है, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, क्योंकि किराया चुका रहा है तो हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या जा रहा है? कैश। तो इसमें हम कैश को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये इस प्रकार से इसकी ये एंट्री हो जाएगी, रेंट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। 6,000 रुपये आपके डेबिट साइड में और 6,000 रुपये आपके क्रेडिट साइड में, ठीक है। और नरेशन क्या हो जाएगा? किराया चुकाया है तो इसमें आ जाएगा रेंट पेड, यानी कि किराया चुकाया, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये जो मैंने अभी एंट्री बताई थी किराया चुकाया, अगर इसकी जगह ये होती मजदूरी चुकाई, ₹6,000 मान लो यही है, तो मजदूरी चुकाई 6,000 रुपये। मजदूरी को हम क्या बोलते हैं? वेजेज। मजदूरी को वेजेज बोलते हैं। तो देखो इसमें नियम वही लागू हो रहे हैं। देखो मजदूरी चुकाई है, खर्चा है, और जब खर्चा है, वे है, आय और व्यय की जो भी मदें हैं वो कौन से खाते में आती है? अवास्तविक खाते में। इसका मतलब इसमें कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है? अवास्तविक खाता। और चुकाई है तो 6,000 रुपये जा रही है, कैश किस में आता है? वस्तुगत खाते में। तो उसकी तरह इसमें वही दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, अवास्तविक खाता और वस्तुगत खाता। जब अवास्तविक और वस्तुगत खाता दोनों प्रभावित हो रहे हैं तो नियम भी वो दोनों के अप्लाई हो जाएंगे। अवास्तविक खाते का नियम, समस्त हानि और खर्चों को डेबिट करो। खर्चे का नाम क्या है? वेजेज। तो फर्क इतना ही कि इसमें रेंट की जगह आपके नाम है वो किसका आ जाएगा? वेजेज का, ठीक है। रेंट की जगह वेजेज आ जाएगा। और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। आ तो कुछ नहीं रहा है, क्या जा रहा है हमारे पास से? कैश। एंट्री सेम होएगी, बस फर्क इतना ही है कि इसमें रेंट की जगह क्या आ जाएगा? वेजेज आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंसेज है जिसका हम पेमेंट कर रहे हैं, तो अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार उस खर्चे को हम डेबिट कर देंगे, उसका वो खाता डेबिट हो जाएगा। और पेमेंट करने से, चुकाने से हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इतना सा ही हमारे डिफरेंस पड़ेगा। तो ये मैंने आपको कुछ एंट्री बताई है। अब इसके बाद में आगे मैं आपको कुछ एंट्रीज आपको और बताऊंगा अगली बार, क्योंकि
बहुत सारी एंट्रीज होती है, बहुत से ट्रांजेक्शन होते हैं जिनकी एंट्रीज हमारे को करनी होती है।